तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हम ये तो जान ही चुके हैं कि कोई अभिक्रिया जो है, ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है या अभिक्रिया का गति जो होती है वो सीधे सीधे तापमान पर निर्भर करता है। कई बार हमने आपको बताया है कि तापमान हम किसी अभिक्रिया का अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। ठीक, तो इसी के संदर्भ में कि अभिक्रिया का वेग तथा, ठीक है, या वेग स्थिरांक कुछ भी मान लो, अभिक्रिया का वेग तथा तापमान पे जो निर्भरता है, इसके संदर्भ में एक समीकरण बनाया। ठीक, और उस समीकरण को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बनाया था जिनका नाम था वान 't हॉफ। क्या नाम था? वान 't हॉफ। अब जो वो उन्होंने समीकरण बनाया था, ठीक है, तो वो केवल उन्होंने बना दिया था, लेकिन उसको सत्यापित नहीं कर पाए थे, मतलब प्रूव नहीं कर पाए थे कि ये समीकरण सही है कि गलत। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर आप वैज्ञानिकों, मतलब वैज्ञानिक कोई भी चीज़ अगर कोई सिद्धांत बनाते हैं तो उसको प्रूव कराना पड़ता है वैज्ञानिकों की सभा के द्वारा कि ये सही है कि गलत। ठीक है, अगर वो सही है, सभी चीज़ों में मानकों पे खरा उतर रहा है, तो उस सिद्धांत को मान लिया जाता है, अन्यथा रद्द किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका किसी अभिक्रिया के वेग, यानी अभिक्रिया का वेग और तापमान पे निर्भरता के संबंध में एक समीकरण दिया था, वो वान 't हॉफ ने दिया था। लेकिन आगे चल करके उसी समीकरण का प्रतिपादन और उसका सत्यापन, मतलब कि ये समीकरण सही है, और उसका प्रतिपादन किसने किया था? आर्हेनियस ने। किसने किया था? आर्हेनियस ने। तो उस समीकरण को अब आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। वास्तव में समझ में आएगा बच्चों? और उस समीकरण के अनुसार, वो समीकरण में क्या क्या है, किस हिसाब से किसी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उस समीकरण को देखते हैं। और वो समीकरण का सत्यापन जो है कि वो समीकरण आया कैसे, वो आपके सिलेबस में नहीं चलता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो है ताप पर निर्भर करता है। इस संबंध में सबसे पहले J.H. वान 't हॉफ ने एक समीकरण प्रस्तावित किया था, जिसका सत्यापन तथा प्रतिपादन आर्हेनियस ने किया था, इसलिए इसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण में आपको याद रखना है, ये K बराबर जहाँ ये वेग स्थिरांक है, या ठीक है, K बराबर ए और इसके घात चढ़ी हुई है एक ई की घात क्या चढ़ी है? माइनस कैपिटल E बटे RT। क्या है समीकरण? K बराबर ए स्मॉल ई की पावर माइनस EA बटे RT, जहाँ K क्या है तो वेग स्थिरांक है या वेग नियतांक, जो भी आप समझ सकते हो। जहाँ A क्या है तो बच्चों इसे हम बोलते हैं, A को आर्हेनियस गुणक। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस गुणक। इसका दूसरा नाम है आवर्ती गुणक, और एक तीसरा नाम भी है पूर्व चरघातांकी गुणक। ठीक है, क्या नाम है? आर्हेनियस गुणक। तो ये तो नाम याद रहेगा, ए से आर्हेनियस, ए से आर्हेनियस, ए से गुणक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसका नाम है आवर्ती गुणक, और तीसरा नाम है पूर्व चरघातांकी गुणक। इसके बाद ई क्या है तो ई होता है चरघातांकी। तो मैथ में ये आपको पढ़ाया था चरघातांकी। ठीक है, स्मॉल ई, क्लियर? तो ये तुम्हारा है चरघातांकी। EA क्या है तो ये EA जो आप देख रहे हो, ये संकीर्ण ऊर्जा। क्या है बच्चों? और संकीर्ण ऊर्जा आप लोग जानते हो, संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? संकीर्ण ऊर्जा जो है किसी अभिकारक को से मध्यवर्ती बनाने में, किसी अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लगती है, उसी को तो ये संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों R क्या है तो R तुम्हारा गैस नियतांक है। ये क्या है? गैस नियतांक। ठीक है, फिर T क्या है तो T बच्चों यहाँ पे आपका समय है। ठीक है बच्चों, सॉरी ताप। T क्या है? ताप। ठीक, तो यही आप देखोगे क्या कि संबंध हम देख रहे हैं। देखो ये वेग है, वेग, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है? ताप। इन्हीं दोनों के बीच संबंध तो बताया था आर्हेनियस ने। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मतलब अगर किसी भी अभिक्रिया का आप तापमान बढ़ाते हो तो उसका वेग स्थिरांक जो है वो बढ़ जाता है। वेग यानी उसका बढ़ जाता है। उसके लिए संबंध में जो समीकरण दिया गया था वो ये है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे बच्चों, वास्तव में जो प्रैक्टिकली देखा गया है, वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर हम किसी अभिक्रिया का वेग, बात समझना, अगर हम किसी अभिक्रिया का वेग जितना उसका तापमान पहले था, कोई अभिक्रिया मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो अगर उसका वेग अगर उसका हम तापमान बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? 10। यदि कोई अभिक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है और उसका तापमान हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? बात नहीं समझ पाए। मतलब ये हुआ, अगर कोई अभिक्रिया, मान लो ये तुम्हारी अभिक्रिया है A + B, ठीक, और से ये मिल करके C उत्पाद बना रहे हैं, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी। कितने डिग्री पर हो रही थी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अभिक्रिया हो रही है, और ये धीरे धीरे तुम्हारा क्या काम कर रहे हैं? AB मिल के C बना रहे हैं, AB मिल करके C बना रहे हैं, यानी ये आपका अभिकारक है, उत्पाद बना रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो पहले जितने धीरे धीरे काम ये कर रहे थे, यानी पहले जितने धीरे धीरे ये इनकी अभिक्रिया का वेग था, अगर हम इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें बच्चों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो पहले जितना ये धीरे धीरे काम कर रहे थे, यानी ए बी मिल के सी बना रहे थे, अब ये दुगनी गति से बनाएंगे, यानी पहले की तुलना में अब ये दुगनी गति से सी को बनाएंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? तो ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि अगर किसी अभिक्रियाओं का, अधिकतर अभिक्रियाओं का जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो होगा क्या बच्चों कि उनका अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दोगुना हो जाता है। क्लियर? अभी दोगुना हो तो जाता है, लेकिन अब हम इसी के संबंध में एक ग्राफ सीखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हो जाता है भाई। ठीक है? क्लियर? आया समझ में? तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो बात बताई आपको कि यदि अगर प्रायोगिक रूप से देखा गया, अधिकतर प्रयोगों में यही देखा गया क्या कि यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो उस अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो दोगुना हो जाता है, यानी वेग स्थिरांक उसका पहले की तुलना में दोगुना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कोई दो अगर मजदूर काम कर रहे हैं, अब वो एक दिन में एक दीवार बना रहे हैं, है ना, और तुमने क्या कर दिया, तुमने कहा तुम अगर एक दिन में एक दीवार बना रहे हो, तुम्हारी सैलरी हम दोगुनी कर देते हैं। बात समझ रहे हो? तुमने क्या किया कि तुम एक दिन में एक दीवार बना रहे हो, तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर दे, तुम एक दिन में 2 दीवार बनाओ। तो जब तुम पहले 100 रुपये दे रहे थे और उसको तुमने 200 रुपये दिया, तब वो जल्दी काम करेगा, फटाफट जल्दी काम करेगा, तब एक दिन में 2 दीवारें बना के देगा। बिल्कुल इसी तरीके से यदि किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देते हैं, यदि किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देते हैं तो उसका वेग जो होता है दोगुना बढ़ जाता है। अभी हमने आपको आर्डिनेंस का समीकरण बताया बच्चों। आर्डिनेंस का समीकरण क्या होता है, तो K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक है, ये बताया ना। तो यहाँ पे आपको हमने क्या बताया, तापमान जो है, तापमान आप T बराबर कितना रखोगे, T प्लस 10, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है ना, बात समझना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो तापमान पहले कितना था, T था, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो T प्लस 10 हो जाएगा। और ये रख करके इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करना थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो K है, K कितना हो जाएगा पहले की तुलना में, दोगुना, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ इस रूप में नहीं देखेंगे, हमने आपको ये बता दिया है कि इस समीकरण के द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका जो K का मान आएगा वो कितना आएगा, दोगुना। ठीक, क्लियर? अब इसके अलावा हम इसको समझेंगे ग्राफ के द्वारा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, इसको देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, इस ग्राफ में हम देखेंगे क्या बच्चों कि आपका इधर ये ऊपर जो दिया है, ये एक ये एक्स अक्ष हो गया, एक ये वाई अक्ष हो गया। जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है बच्चों आपकी गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हमें क्या लेना है, गतिज ऊर्जा। और ये जो वाई अक्ष है, इसमें हमें क्या लेना है, अणुओं का अंश। क्या लेना बच्चों, अंश। इसको समझते हैं बच्चों, इसमें क्या है इसको समझिए। मान लिया हमने कि कोई एक कंटेनर, एक पात्र है। ठीक बच्चों, एक पात्र है कंटेनर, उसमें हम मान क्या लेते हैं कि उसमें 60 अणु जो है, 60 अणु जो हैं टोटल, उसके पास 100 अणु हैं। बात समझना, हमने क्या बताया, एक कंटेनर, एक पात्र है, उसमें टोटल कितने अणु हैं, 100। और 100 में से 60 जो अणु होंगे उनके पास हमने ऊर्जा मान ली उनके पास ऊर्जा जो है वो है 0 से 35 जूल। कितनी है बच्चों, 0 से 35 जूल। 60 अणुओं के पास कितनी ऊर्जा है, 0 से 35 जूल। उसमें से टोटल कितने अणु थे, 100। टोटल कितने थे, 100। 60 अणुओं के पास कितनी ऊर्जा है, 0 से 35 जूल। इसके अलावा हम मान लेते हैं 20 अणु जो हैं, 20 अणु जो हैं उनके पास जो ऊर्जा है बच्चों, हम मान लेते हैं 50 जूल। कितनी है, 50 जूल। ठीक, क्लियर? इसके अलावा हम और मान लेते हैं, बचे कितने, 10। तो 10 अणु जो हैं इनके पास मान लेते हैं, तो 10 अणु जो है इनके पास मान लेते हैं 20 जूल है। अब बाकी फिर 10 बचा, और 10 अणु जो हैं उनके पास मान लेते हैं हम 60 जूल ऊर्जा, या और ज़्यादा मान लो, 70 जूल मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी एक कंटेनर में अगर आपसे पूछा, हमने बताया क्या बच्चों कि टोटल 100 अणु हैं। कितने हैं, 100। उसमें से 60 अणुओं के पास केवल 0 से 35 जूल के बीच में ही ऊर्जा है। 20 अणु जो है उनके पास 50 जूल की ऊर्जा है। 10 अणु जो है उनके पास 20 जूल की ऊर्जा है। और 10 अणु जो है उनके पास सबसे अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 70 जूल की। 10 अणु जो हैं उनके पास अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 70 जूल की। तो अगर हम एक तरफ हम अणुओं की संख्या रखते जाएं और एक तरफ हम गतिज ऊर्जा रखते जाएं, ठीक, तो देखो इधर हम रखते हैं इसमें ग्राफ में, तो देखो सबसे कम मान कितना है इसका, 0 है।
और 0 से 35 लग लेते हैं यहाँ पे, ये 35 है। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो लास्ट में मान लो ये वाला जो मान है, ये वाला, ये हमने ले लिया 70 और इधर लेते हैं, ठीक। ये वाला जो मान हमने ले लिया कितना है, 70 जूल, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे आप देख क्या रहे हो, 70 जूल ऊर्जा। अब देखोगे अगर आप बच्चों ध्यान से, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखोगे, सबसे ज़्यादा जो मान है, एक तरीके से ऐसे अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा अणु किस ऊर्जा के बीच में है, बताओ, 0 से 35 जूल के बीच में। 0 से 35 जूल के बीच में जो अणु है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें ग्राफ बनाएं, देखो इधर बच्चों, यहाँ पे अगर हम ज्ञात अणुओं की संख्या करें तो यहाँ से यहाँ तक करें अगर, तो ये 0 अणु है यहाँ पे, और 0 के बाद यहाँ 10, ऐसे फिर मान लेते हैं 10 नहीं 20 का अंतर ले लेते हैं, 20 यहाँ पे लेते हैं फिर, ठीक है, 40, ऐसे 60, ठीक है, और 80 और 100, ठीक है, ऐसे लेते हैं अगर। तो देखोगे अगर आप बच्चों ध्यान से कि हमने बताया कि 0 से 35 के बीच कितने अधिकतम अणु हैं, कितने, 60। 0 से 35 के बीच अधिकतम अणु 60 हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका जाएगा, अगर आप देखोगे 0 से 35 के बीच अधिकतम अणु है, सबसे सबसे ज़्यादा अणु तो यहीं पे है ना, तो इसका ग्राफ सबसे उच्चतम यहाँ पे उठ जाएगा, ठीक। क्या बताया बच्चों, 0 से 35 के बीच सबसे अधिकतम अणु है कि नहीं, कितने संख्या है, 60। 100 में से 60 अणु ऐसे हैं जिनके पास अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 0 से 35 जूल। बात समझ पा रहे हो नहीं, यानी 0 से 35 वालों की संख्या ज्यादा है, अब बाकी सभी की संख्या कम है। ये ऐसा ही है कि किसी एक आप मतलब टोकरी में बहुत सारी बॉल रख दो, और उसमें से 100 बॉल हैं, 100 में से ज़्यादा बॉलें जो हैं, 60 बॉलें जो हैं वो लाल रंग की हैं, अब बाकी बॉलें कोई पीले रंग की है, कोई हरे रंग की है। तो जब तुम बॉल निकालोगे तो सबसे ज़्यादा आने की प्रायिकता किसकी रहेगी, लाल वाले की, क्योंकि लाल रंग की ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे ये है कि 0 से 35 के बीच 60 अणु हैं, तो इनका ग्राफ जो होगा सबसे ऊंचा होगा। बच्चा बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इनका ग्राफ जो 0 से 35 के बीच है, 35 यहाँ मान लेते हैं, 0 से 35 के बीच जो इनका ग्राफ बनेगा तो वो सबसे ऊंचा होगा। बच्चा बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना ऊंचा, अधिकतम ऊंचा होगा। अब फिर इसके बाद देखो, फिर 20 अणु जो है उनके पास 50 जूल है। अब 20 यहाँ पर मान लेते हैं, ये 50 जूल है बच्चों, देखो तो ये 50 जूल है, तो 20 अणु जो है इनके पास 50 जूल है, क्लियर। तो इनका ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो 20 अणु है ना। अब फिर देखो, फिर 20 जूल की ऊर्जा के पास 10 अणु है, तो इसका ग्राफ और नीचे जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों, ठीक। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा, और जो लास्ट में 70 जूल आएगा तो इसका ग्राफ थोड़ा सा और नीचे, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। हमने क्या बताया, देखो इधर ध्यान से, ये वाला पीक सबसे ऊपर है। ये ऊपर क्यों है, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, 0 से 35 के बीच अधिकतम अणु है, कितने, 60। बात समझ पा रहे हो नहीं, देखो फिर समझना, इसको यहाँ पे अंक लेना वैसे उचित नहीं है, इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं, ऐसे समझो आप। हमने क्या बताया, अणुओं का अंश है यहाँ पे, केवल ही समझ लो। हमने क्या बताया, 0 से 35 के बीच अधिकतम अणुओं की संख्या कितनी है, 60। अरे भाई 0 से 35 के बीच अधिकतम अणुओं की संख्या 60 है, तो सबसे ऊंचा ग्राफ यही का तो होगा। अच्छा, फिर देखो 0 से फिर 50 जूल, तो 50 जूल आपका ये आएगा। अब 50 जूल के पास कितने अणु हैं, 20, तो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा भाई, इससे नीचे होगा, लेकिन इससे इन वाले से ऊपर होगा। फिर देखो फिर 20 जूल वाले कितने हैं अणु, 10, तो 20 जूल वाले यहाँ पे आप देखोगे इधर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 35 जूल, 50 जूल, 70 जूल, तो 20 जूल तुम्हारा इधर कहीं आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा। तो इसके पास कितने हैं, 10 अणु हैं। अब फिर 70 जूल देखो, 70 जूल वाले के पास कितने अणु हैं, 10, तो इसका भी ग्राफ यहाँ पे नीचे रहेगा, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच इस तरीके का ग्राफ बनता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारा ग्राफ बना है, मान लिया कि ये T तापमान पर है, कितने तापमान पर है, T ताप पर है, कितने ताप पर है बच्चों, T। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ पे ये वाली संख्या मान लेते हैं, ये 70 है, ये वाली, ये यहाँ पे जो ये संख्या दिखा रही है ना, ये वाली बच्चों, ये वाली, तो ये जो संख्या आपको दिखा रही है, ये किसकी दिखा रही है, ये संख्या दिखा रही है 70 जूल पर 10 अणुओं की। 70 जूल पर 10 अणु जो है वो इतने हैं, ये दिखा रहा है, क्लियर। 70 जूल पर कितने, 10 अणु। अब लेकिन तुम करोगे क्या, अगर इसी का तुम, जिसमें ये सब रखे हुए हैं, इसी का तापमान तुम बढ़ाना शुरू करो, और तापमान बढ़ा के कितना कर दो, 10 जूल, कितना कर दो, 10 जूल क्या बोल रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका बढ़ा दो। अगर तापमान तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो होगा क्या बच्चों, कि जो तुम्हारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट, और ये ग्राफ तुम्हारा थोड़ा सा झुक जाएगा, यानी तुम्हारा ग्राफ जो है बच्चों ये इस तरीके से उठेगा। एक मिनट,
ग्राफ जो है बच्चों थोड़ा सा ये पहले पीक जो है इसकी कम हो जाएगी। इसकी पीक जो है पहले की तुलना में ठीक इस तरीके से आप देखोगे तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सा ऊपर फिर उठा दिया हमने, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे देखोगे तो ग्राफ जो है जैसे ही हमने इसका इस वाले ग्राफ का हमने क्या किया बच्चों, जैसे ही हमने उसका ताप बढ़ाया, ताप पहले कितना था T था, ये पहले वाले ग्राफ का ताप कितना था T, अब इसका हमने तापमान बढ़ा दिया 10 डिग्री और, तो इसका तापमान कितना हो जाएगा T+10। तो अब ग्राफ क्या हुआ देखो, पहले की तुलना में कैसा हो गया, ये फ्लैट हो गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब पहले की तुलना में फ्लैट हो गया है तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि 0 और 35 के बीच अणुओं की संख्या अब घट गई है। अब जो ये अणुओं की संख्या घटी है वो बढ़ी कहाँ, इधर 70 जूल, 70 जूल वालों के बीच अणुओं की संख्या जो है वो बढ़ गई है। बढ़ गई कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो यहाँ पे अणु हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, यानी पहले जितनी थी उसकी तुलना में अब अणुओं की संख्या दोगुनी हो गई। इतनी बढ़ गई है ना, ये देख रहे हो ना, इतनी बड़ी। पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, अब बड़ी कितनी है, अब ये वाली बढ़ गई, ये वाला पोर्शन बढ़ गया है। तो जो ये पोर्शन बढ़ गया है इसको और इसको मिलाकर कहा जाए तो ये दोगुना हो गया कि नहीं, लगभग हम मान सकते हैं कि ये दोगुना हो गया पहले की तुलना में। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि पहले जो ग्राफ है वो अधिकतम पीक पे होता है, और जैसे हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका बढ़ाते हैं तो ग्राफ का जो पीक है वो ढल जाता है, यानी वो फ्लैट हो जाता है पहले की तुलना में। तो इस ग्राफ से आप देखोगे क्या कि अणुओं की संख्या जो पहले 70 जूल पर जितनी थी 10 थी, अब वो बढ़ करके दोगुनी हो जाती है। कैसे हो जाती है, दुगनी, अर्थात उसका जो वेग है वो दुगना इसीलिए हुआ कि उसका वेग जो है वो दुगना हो गया होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस ग्राफ से आप इतना समझ सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बताया था अभी कि इस ग्राफ में क्या बताया था कि वास्तव में जो 60 अणु थे, ठीक है, 60 अणु के पास ऊर्जा कितनी थी, 0 से 35 जूल के बीच। इसके बाद 20 अणु के पास ऊर्जा कितनी थी, तो 50 जूल के बीच, 50 ही था, ठीक है, तो 50 जूल। इसके बाद 10 अणु जो थे, ठीक है, 10 अणु जो थे उनके पास ऊर्जा कितनी थी, 20 जूल के बीच। और उसके बाद फिर बाकी जो 10 बचे उनके पास ऊर्जा अधिकतम थी 70 जूल के बीच। देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आएगा। क्या बताया कि यहाँ पे कुछ 100 अणु थे किसी पात्र में, ठीक है, उनको अभिक्रिया करानी है और 100 अणुओं को अभिक्रिया करानी है, तो उसमें से 60 जो अणु हैं उनके पास 0 से 35 जूल की ऊर्जा, यानी अधिकतम अणु जो हैं वो 60 हैं जिनके पास केवल ऊर्जा कितनी है, 0 से 35। तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा। ठीक, इसके बाद 20 अणु जो है उनके पास 50 जूल ऊर्जा है, तो 50 जूल ऊर्जा के पास ग्राफ देखो बीच में है यहाँ पे, ठीक है, इनके पास अणु कितने हैं, 20 हैं। इसके बाद 10 अणुओं के पास 20 जूल ऊर्जा है, तो ये यहाँ पे रह जाएगा लगभग, ठीक, इतना मान लो यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 70 जो जूल ऊर्जा है, यानी सबसे अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 70 जूल। और ये कितने अणुओं के पास है, केवल 10 अणुओं के पास, यानी इनकी संख्या तो कम है, तो इतने अणु जो है 10 अणु हैं, इनके पास 17 जूल ऊर्जा है। लेकिन अगर हमने कहा इस एक कंटेनर में जिसमें ये 100 के 100 अणु हैं, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक, लेकिन अभिक्रिया कौन अणु करेंगे, अभिक्रिया केवल वही अणु करेंगे जिनकी बच्चों संकीर्ण ऊर्जा, जिनकी संकीर्ण ऊर्जा, हाँ समझना ध्यान से बच्चों, जिनकी संकीर्ण ऊर्जा 70 जूल हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बताया क्या बताया, देखो ध्यान समझना। हमने क्या कहा कि टोटल अणु कितने हैं, 100 जूल है, टोटल 100 अणु थे। अब हमने कहा क्या कि संकीर्ण ऊर्जा यानी अभिक्रिया केवल तभी होगी, उन्हीं अणु अभिक्रिया कर पाएंगे जिनकी ऊर्जा 70 जूल होगी। यानी 70 जूल, अगर किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा 70 जूल है तो इसका मतलब ये हुआ, संकीर्ण ऊर्जा हमने क्या कहा, हमने कहा संकीर्ण ऊर्जा इसकी 70 जूल है, तो मतलब अभिक्रिया में वही अणु भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा 70 जूल है। अब बाकी के बाकी सब बेकार, वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा इसकी मास 70 जूल से कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे 60 वाला इसकी ऊर्जा कितनी है, 35, ये क्या भाग लेंगे क्या, नहीं। ये देखोगे क्या भाग लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनके पास 50 जूल ऊर्जा है, इनके पास ये 10 भाग लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो इनके पास 10-20 जूल है, ये भी नहीं लेंगे। लेकिन 70 वाला ये 10 अणु जो है ये भाग लेंगे। तो केवल और केवल 10 जो अणु हैं वो भाग ले सकते हैं, किसमें, अभिक्रिया में। तो यानी इस वाले पहले वाले प्रोसेस में देखो, पहले वाले ग्राफ में देखो तो इसमें केवल और केवल कितने अणु भाग ले सकते थे, 10, कितने, 10।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन जैसे ही हमने तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, जिसमें अभिक्रिया आप करा रहे हो, जिसमें ये सब रखे हैं 100 के 100 अणु, और जैसे ही तापमान हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, वैसे हुआ क्या बच्चों, वैसे हुआ क्या, तापमान बढ़ाने से अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जहाँ पे ध्यान समझना, जिनकी ऊर्जा 50 जूल थी, लगभग ये भी ऊर्जा लेकर के 70 जूल के पास आ गए। और जैसे 70 जूल के पास आएंगे तो इनकी जो 50 जूल इनकी ऊर्जा थी, ये बढ़ेगी कि नहीं, अब बढ़ करके लगभग 70 जूल के बराबर आ गया कि ये भी नहीं, यानी अब 70 जूल के बराबर जो ऊर्जा है, तो पहले तुम्हारे 10 थे और यहाँ से मान लेते हैं 10 अणुओं को और मिल गई ऊर्जा, तो अब तुम्हारे कितने हो गए 70 जूल वाले, 10 और बढ़ गए तो 20 हो गए कि नहीं। बात नहीं समझ पाए। देखो समझो, हमने क्या कहा, पहले शुरुआत में 10 अणु थे, केवल उनके पास 70 जूल ऊर्जा थी। कितने थे, 10 अणु थे, उनके पास 70 जूल ऊर्जा थी, और यही केवल अभिक्रिया में भाग ले सकते थे। अरे भाई, क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा हमने 70 जूल मान ली है, तो 10 अणु तो केवल अभिक्रिया में भाग ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने तापमान बढ़ाया, तो हो गया का, तापमान बढ़ाने पर होगा क्या बच्चों, जो अभिक्रिया के जो अणु हैं, जो 100 अणु थे, सबकी ऊर्जा बढ़ेगी, कि नहीं, यानी इसकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी भी और इनकी भी। तापमान जब बढ़ाओगे तो इनकी सबकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तो जब बढ़ाओगे बच्चों तो हो सकता है ये जो 35 जूल वाले हैं ये हो जाए 50 जूल वाले, और जो 50 जूल वाले हैं वो हो जाए 70 वाले। बात समझ पा रहे हो नहीं। और जैसे ही 70 में हुआ तो अब इनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी इसके साथ, और 70 वाला और बढ़ गया, तो मतलब अब भाग कौन लेगा, पहले 70 वाले तो ले ही रहे थे, 10 भाग ले ही रहे थे, लेकिन वो जो बढ़ गया, जिनकी 70 से ऊपर हो गई, तो वो जो बढ़ जाते हैं अणु, वो कितने हो जाते हैं, दोगुने। कितने हो जाते हैं, दोगुने, यानी पहले 10 भाग ले रहे थे तो 10 और बढ़ गए, तो अब दोगुने हो गए कि नहीं। तो अब अगर दोगुने हो गए, बात समझना, अणुओं की संख्या पहले 10 थी, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पहले 10 थी, और जैसे ही तापमान बढ़ाया हमने तो अब वही संख्या कितनी हो गई, 20। अब देखो 10 यहाँ थी, 10 ये बढ़ गई, अब अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 20। तो अब 20 अणु आपस में क्रिया करेंगे, और जब 20 अणु आपस में क्रिया करेंगे तो अणुओं की संख्या जब बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो गति नहीं बढ़ेगी क्या, अभिक्रिया की, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो जैसे ही अब अणुओं की संख्या दोगुनी हो गई है, उसी प्रकार इस ग्राफ के अनुसार जब अणुओं की संख्या दोगुनी हो गई है तो अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस इसी ग्राफ से हमने ये समझा दिया आपको। क्लियर, लिख लेते हैं, देखो समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखोगे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, इनका नाम याद रखोगे, केवल मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रीत करने के लिए सांख्यिकी प्रयोग किया। ये कोई संख्यकों का प्रयोग उन्होंने किया था। क्या बताया, इस प्रयोग से बना वक्र का शीर्ष, जो ये वक्र का शीर्ष आपको दिख रहा है, ये वाला शीर्ष अतिसंभाव गतिज ऊर्जा, अर्थात अणुओं की अधिकतम संख्या में गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अतिसंभाव गतिज ऊर्जा मतलब अणुओं की अधिकतम संख्या, यहीं पे तो है, अणुओं की अधिकतम संख्या यहीं पे तो थी 60, अणुओं की अधिकतम संख्या में गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जो शीर्ष है ये क्या प्रदर्शित करता है, अतिसंभाव गतिज ऊर्जा। किसको प्रदर्शित करता है, अतिसंभाव गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी अतिसंभाव गतिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ, वे अणु जिनके पास, मतलब ये यही कह सकते हैं, अतिसंभाव गतिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ, ऐसे अणु जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे अणु जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ऊर्जा उनकी कितनी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आगे, इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक, इस गतिज ऊर्जा से, किस गतिज ऊर्जा से, इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती है। देखो इधर, यहाँ पे क्या देखोगे, इस गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा, ये 0 से 35 यानी अतिसंभाव गतिज ऊर्जा वालों के अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। अब इससे 0 से 35 के बीच में जो कम, जिनकी गतिज ऊर्जा होगी, कम किसकी, देखो इसकी 20 की, 20 वाले की कम है ना, तो 20 वाले की कम है तो उसके पास कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। और यहाँ देखो 70 वाले की ऊर्जा ज़्यादा है लेकिन इसके पास भी तो 10 अणु हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि जो गतिज, यहाँ पे कहाँ पे बोले, अर्थात अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा करते हैं, इस गतिज ऊर्जा से कम, कौन सी गतिज ऊर्जा, इस गतिज ऊर्जा से अगर कम गतिज ऊर्जा है, ठीक, फिर क्या कर रहा है, अथवा अधिक, और इस गतिज ऊर्जा से अथवा अधिक गतिज ऊर्जा है, तो अणुओं की संख्या हमेशा कैसी होती है, कम होती है। किससे, इससे। क्लियर। आगे फिर क्या बता रहा है, जब ताप बढ़ाया जाता है, जैसे ही ताप हम बढ़ाएंगे तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। तो देखो जैसे ही ताप बढ़ाया तो आलेख का जो शीर्ष था, ये इतना ऊपर था, ये अधिक ऊर्जा तापमान की ओर विस्थापित हो रहा है कि नहीं, चपटा हो गया कि नहीं। अच्छा, विस्थापित तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है। वक्र जो है ये दाईं ओर फैल गया। देखो ऐसा तो है ना कि इधर बाईं ओर फैला है, ये दाईं ओर चपटा हो गया, एकदम हो गया कि नहीं।
दाहिनी ओर बढ़ जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि वक्र में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संकीर्ण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो गया। यानी देखो क्षेत्रफल यानी पहले इतना ही था, अब कितना हो गया, 2 गुना हो गया है। तो जब क्षेत्रफल 2 गुना हो गया अर्थात अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। क्लियर, बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी व्याख्या हो गई। अभी कल इसमें और बाकी है, इसका जो ये आप देख रहे हो ना आर्यन सिद्धांत, इस आर्यन सिद्धांत की अभी हम गणितीय विवेचना करेंगे। ठीक, तो कल हम उसको समझेंगे, नोट कर लो इसे।